फ्रेंड्स, रचनास क्रिएशन कच्ची से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रचना और आज जीएस के सेक्शन में आज का टॉपिक है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। ये टॉपिक ऐसा है जो कि प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैक्ट्स या जो भी इंफॉर्मेशन आप प्री में पढ़ते हैं वो सारे फैक्ट जाके सीधे मेंस में आपके आंसर राइटिंग में काम आते हैं। तो हमेशा जब भी आप जीएस में इकोनॉमिक्स की तैयारी करिए तो ये सोच के करिए कि आपके प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो रही है, वो भी एग्रीकल्चर जैसा टॉपिक जो कि दोनों को साथ में तैयार करता है। जो मेरा पैटर्न है मैं उसी पैटर्न पे करा रही हूँ। बैक ईयर क्वेश्चन प्लस फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन, यानी आगे इम्पोर्टेंट क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो, और 2 बुक्स प्लस एनसीईआरटी। तो बैक ईयर क्वेश्चन से मैंने उठाए हैं कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स जिन कीवर्ड्स से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन कीवर्ड्स को मैं पूरी तरह से डील करूँगी 2 बुक के थ्रू और एनसीईआरटी के थ्रू, और उसी कीवर्ड्स के साथ मैं आपको बताऊंगी इस कीवर्ड से आगे और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। अगर पूरी जीएस की तैयारी करनी होगी तो चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करिएगा, आपको पूरी जीएस की तैयारी की रोज़ वीडियो जो मैं पोस्ट करती हूँ उसकी लिंक मिल जाएगी। और रोज़ 15 मिनट में आपका एक टॉपिक मैं कवर कराती हूँ, सिर्फ 15 मिनट में एक टॉपिक पूरी तरह से कवर कराती हूँ। तो अगर रोज़ 15 मिनट की क्लास लेनी है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो अपडेट आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कृषि टॉपिक। कृषि एक ऐसा टॉपिक है, या यूँ कहूँ कि इकोनॉमिक्स में सारे टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा 2 पार्ट में कवर किए जाते हैं। एक जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं, एक जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। करंट अफेयर्स ज़्यादातर होते हैं डाटा बेस्ड क्वेश्चन जो कि हर साल चेंज होते रहता है। तो ये जो वीडियो है ये ट्रेडिशनल क्वेश्चंस की है। डाटा बेस्ड क्वेश्चन का मैं बाद में पोस्ट करूँगी। कृषि से रिलेटेड जो भी डाटा है आर्थिक सर्वेक्षण में उससे रिलेटेड पूरा डाटा मैं दूसरी वीडियो में पोस्ट करूँगी। तो आज हम लोग कृषि के ट्रेडिशनल क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं वो करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले कृषि जो है ना वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, आप सबको पता होगा। और भारतीय कृषि जो है वो भारत का सकल रोजगार का आधा भाग है और समग्र राष्ट्रीय आय का लगभग 1/6 भाग, यानी मतलब 15 से 18%। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये भी है 18%। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 पार्ट हैं, आयात और निर्यात। तो आयात में है 6% योगदान और निर्यात में है 12% योगदान। तो ये हो गया 18% आपका। ये है कृषि का महत्व। अब इसमें महत्व से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि सकल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, इसके अलावा चावल का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, ये इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल कितना, लेकिन ये आपका करंट अफेयर्स है तो मैं ये सेक्शन आपका करंट में कवर कराऊंगी। अब देखते हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो भारतीय कृषि की ये विशेषता है जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन अगर आप मेंस में कोई आंसर लिखते हैं तो आपको भारतीय कृषि की सिर्फ इन विशेषताओं को मेंशन नहीं करना है, आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी देने हैं। तो हमेशा मेंस के आंसर में आपको ये ध्यान रखना, जब मैं मेंस की क्लास लूँगी तो मैं आपको वो सारी चीज़ें फॉर्मेट बताऊँगी। फिलहाल हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं भारतीय कृषि। ये क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन ऑप्शंस को देख करके, इसलिए ये ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव सोच एक अलग चीज़ है, बट जो रियलिटी है उसको ऑप्शन में दिया जा चुका है। भारतीय कृषि अभी भी काफ़ी पिछड़ी अवस्था में, क्यों? क्योंकि आज भी किसान क्या है, अवैज्ञानिक विधि से कृषि करते हैं। मैक्सिमम किसान, सारे किसान नहीं लेकिन मैक्सिमम किसान। क्यों? क्योंकि भारत में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता जो है प्रति हेक्टेयर कम है, और कृषि में क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है जो कि किसानों की गरीबी का कारण है। उसका भी कारण क्या है, क्योंकि कृषि में अनिश्चितता है। अनिश्चितता क्यों? क्योंकि वो मौसम पर निर्भर करते हैं। मौसम अगर थोड़ा भी खराब हुआ तो फसल खराब हो जाती है। छोटी जोत भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और सकल जोत जो है वो 77.1%, सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से भी कम, और 17.9% 1 से 2 हेक्टेयर की लघु जोत है। तो टोटल जो है ना 3 तरह की जोत है, चार तरह की जोत है, और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं वो चार्ट ही आपको बना के बता दे रही हूँ
ताकि आपको याद रहे और उससे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप गलत ना करिए। तो ये हैं वो 4 तरह के जोत। भारत में जोत का वितरण, इससे प्री में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले है सीमांत जोत। सीमांत जोत किसको कहते हैं? 0 से 1 हेक्टेयर तक वाले को, और सबसे ज़्यादा है भारत में सीमांत जोत 67.1%। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। लघु जोत, लघु जोत है 1 से 2 हेक्टेयर तक वाले को लघु जोत कहते हैं, जो कि है 17.9%। इसके बाद है मध्यम जोत, जो कि 2 से 10 हेक्टेयर तक वाले को कहा जाता है, जो कि है 14.2%। और वृहद जोत जो कि सबसे कम है, उस वृहद जोत किसको कहा जाता है? जो कि 10 हेक्टेयर से ज़्यादा का हो। मतलब आप इसमें पार्ट पार्ट बांट लीजिए कि 0 से 1 हेक्टेयर का मैक्सिमम पोर्शन है, इसके अब 1 से 2 हेक्टेयर हो गए लघु, और ये हो गया मध्यम, और ये इतना सा बचता है आपका वृहद जोत। वृहद जोत क्योंकि ज़्यादा एरिया होता है इसलिए, तो लेकिन भारत में वृहद जोत की संख्या बहुत कम है। तो इससे ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ भारत में भूमि सुधार के लिए क्या क्या हुआ है। ये है भारत में भूमि सुधार। तो कहाँ से शुरू करेंगे भूमि सुधार? बेसिकली स्वतंत्रता के बाद से शुरू करते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद भूमि बंदोबस्ती व्यवस्था को सुधारने और किसानों के हित को संरक्षित करने के लिए उन्हें कृषि के लिए प्रेरित किया गया, और प्रेरित करने के लिए उन्हें क्या किया गया? भूमि सुधार कार्यक्रम बनाए गए। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। लेकिन अब जो कार्यक्रम बनाए गए उनका उद्देश्य क्या था वो देखते हैं। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन प्री में पूछे जा चुके हैं, और यही आपके मेंस के आंसर का भी फॉर्मेट करेगा। ऐसे भू संबंध विकसित करना जहाँ खेती करने वाले ही वास्तविक मालिक हो। सबसे पहला उद्देश्य कि जो खेती कर रहा है वो ही वास्तविक मालिक हो। दूसरा उद्देश्य समस्त बाधा को दूर करके उनके शोषण को रोकना। ये 2 मेन उद्देश्य थे भूमि सुधार कार्यक्रम के। लेकिन फिर ये कार्य किस तरह से करता है वो, सबसे पहले मध्यस्थों का उन्मूलन करना। इसके तहत मध्यस्थ कौन होते हैं? जमींदार या उनके जैसी कोई भी लोग जो कि मध्यस्थता का काम करते हैं, उनको समाप्त करना, और भूमि के संबंध में सीधे किसान जो है वो सरकार से संपर्क कर सके, ये व्यवस्था शुरू की गई। इसके बाद काश्तकारी सुधार। इसके अंतर्गत क्या किया गया? लगान का नियम बदल दिया गया। मतलब लगान का नियमन कर दिया गया ताकि काश्तकारों के अधिकार जो हैं वो सुरक्षित हो सकें, और उनको भूमि पर मालिकाना हक दे दिया गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट था कि भूमि पर उनका मालिकाना हक हो। अब ये 2 काम तो कर दिया गया, लेकिन तीसरा काम क्या था? कृषि का पुनर्गठन करना, यानी कि भूमि का फिर से पुनर्वितरण करना। जैसे भूमि बहुत लोग जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा थी, किसानों के पास थोड़ी थोड़ी थी, तो भूमि का पुनर्गठन करके भूमि को फिर से पुनर्वितरित किया गया, और भूमिहीनों को भी भूमि बांटी गई। ये हो गया 3 काम कृषि सुधार कार्यक्रम का। इसके अलावा कुछ और चीज़ जैसे कि चकबंदी के माध्यम से छोटे छोटे चक को मिला करके एक बड़ा चक बनाया गया, जिससे उन पर वैज्ञानिक कृषि की जा सके। तो चकबंदी का मेन उद्देश्य क्या था? वैज्ञानिक कृषि। और इसके अलावा किस चीज़ को प्रोत्साहित किया गया? सरकारी कृषि को। 2 कृषि को प्रोत्साहित किया गया चकबंदी द्वारा। अब हम चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, वो है हरित क्रांति। अब है हरित क्रांति। सबको पता होगा कि प्री और मेंस दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हरित क्रांति का उद्देश्य। हरित क्रांति जो था भारत में कृषि उत्पादन और उत्पादकता दोनों की तीव्र वृद्धि के लिए किया गया था। सब बेसिक था भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाना, बेसिक उद्देश्य था, और इसके लिए अनेक तरह के कार्यक्रम वो किए गए। मेन उसके बाद क्या आता है कीवर्ड? नॉर्मल बोरलॉग। ये कहाँ के थे? मैक्सिको के थे। मैक्सिको के वैज्ञानिक नॉर्मल बोरलॉग थे। इन्होंने बीजों पर अनुसंधान किया था और अधिक उत्पादकता वाले बीज बनाए थे। HYV इन्होंने ही खोज की थी, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इन बीजों को उचित सुविधा और संरक्षण मिलने पर इनसे काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो ये हो गया, बीज हो गया, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था हरित क्रांति का। इसके बाद नॉर्मल बोरलॉग को मान लिया गया हरित क्रांति का जनक, लेकिन फिर आए MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो है ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। इन्होंने क्या किया? मैक्सिको की पद्धति को भारत में अपनाने पर बल दिया
और ताकि भारतीय कृषि जो है वो आत्मनिर्भर हो सके। फिर हरित क्रांति एक पैकेज कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत क्या था, HYV उर्वरक मतलब बीज, उर्वरक, सिंचाई, 3 चीज़ के माध्यम से पोषण दिया गया और कीटनाशक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। 4 चीज़ें थी हरित क्रांति में, HYV बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधा और कीटनाशक, यानी कि ये क्या था, एक पूरा पैकेज था। इसके अतिरिक्त कृषि को क्या किया गया, आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने के लिए मशीनीकरण पे जोर दिया गया। ठीक है, और पूरी ये व्यवस्था जब बना ली गई तो इसको पूरे देश में लागू किया गया प्रायोगिक तौर पर 1960-61 में। गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत अपनाया गया। 1966 में 1966 में इसको पूरे देश में लागू कर लिया गया। और द्वितीय हरित क्रांति में फसल के दायरे क्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ कृषि पद्धति में कार्बनिक कृषि को भी एक नया चीज़ को ऐड कर लिया गया। तो हमने पहली हरित क्रांति में देखा पूरा पैकेज, जिसमें था HYV बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधा, इसके अलावा कीटनाशक, साथ में कृषि को आधुनिक वैज्ञानिक बनाने के लिए मशीनीकरण, और पूरे देश में 1966 में लागू किया गया। और जब द्वितीय हरित क्रांति हुई तो उसमें क्या नया चीज़ जोड़ा गया, कार्बनिक कृषि। तो अगर प्रथम हरित क्रांति में कार्बनिक कृषि ऑप्शन देता है तो आप उसको काट दीजिएगा, मतलब कि वो गलत है। अब इससे क्या हुआ, इसमें ना ज़्यादा फोकस किस पे किया गया, भारत सहित अनेक सभी क्षेत्रों पे इसमें फोकस किया गया। और लेकिन यही कारण है कि पूरा इकट्ठे पूरे देश में फोकस किया गया, इसलिए ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। और दलहन जैसी उत्पादन पे इसमें फोकस नहीं किया गया। ये 2 इसकी कमी थी। अब अगला है कि कृषि तो हमने जान लिया, अब हम देखते हैं कृषि वित्त। अगर आपको ना बैक ईयर क्वेश्चन 25 साल का देखना होगा इस टॉपिक का, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं 25 साल का बैक ईयर क्वेश्चन पूरा इसके कवर करवा दूंगी इस टॉपिक का। ऐसे मैं पोस्ट भी करूं और आप लोग उसको देखिए ना। अगर आपके पास बैक ईयर क्वेश्चन है तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा अगर आपको देखना हो तो बताइएगा, तो मैं 25 ईयर्स के पूरे क्वेश्चन आपके लिए पोस्ट कर दूँगी। पहले हम लोग कृषि वित्त को समझ लेते हैं। कृषि वित्त की आवश्यकता क्यों होती है, अलग अलग समस्याओं के लिए कृषि वित्त की आवश्यकता होती है। किसी को बीज खरीदने के लिए, किसी को सिंचाई व्यवस्था खरीदने के लिए, मतलब कृषि में जितनी भी समस्या उन सब के समाधान की ज़रूरत होती है कृषि वित्त के लिए। अब कृषि वित्त में 3 तरह की व्यवस्था की गई। एक तो अल्पावधि में कृषि आगत के लिए लगाया गया अल्पावधि ऋण। अल्पावधि ऋण कितने महीने का होता है, 15 माह से कम के लिए अगर आप कोई ऋण लेते हैं तो वो अल्पावधि ऋण है। और जैसे कि मशीन आदि खरीदने के लिए किसान सोचता है मशीन खरीदेंगे 15 महीने में उसका हम वापस कर देंगे। फिर होता है मशीन खरीदने, फिर होता है मध्य अवधि ऋण। ये होता है 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए ऋण। और फिर इसके बाद आता है भूमि स्थायी सुधार करने, बड़े निवेश करने के लिए 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए जो ऋण लिया जाता है वो होता है बड़े निवेश करने के लिए दीर्घ अवधि ऋण। तो 3 तरह के ऋण हमने बता दिया, अल्प अवधि, मध्य अवधि और बड़े निवेश के लिए दीर्घ अवधि ऋण। अब है लेकिन कृषि वित्त के स्रोत क्या क्या है। अब चलिए, कृषि वित्त के स्रोत जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक संस्थागत, एक गैर संस्थागत। संस्थागत में सबसे बड़ी कृषि वित्त की संस्था है नाबार्ड, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अब नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 1982 में। और ये प्रत्यक्ष तौर पर ऋण ना देके कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं को देता है, तो ये प्रत्यक्ष ऋण नहीं देता है। नाबार्ड से जुड़े और भी क्वेश्चन जो है वो मैं जीके में करवाऊंगी जब मैं संस्था करवाऊंगी। इवन मैं इकोनॉमिक्स में भी अभी संस्था करके एक टॉपिक कवर करवाऊंगी, तो उसमें नाबार्ड से जुड़े और क्या क्वेश्चन है तो मैंने आपको कृषि पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, तब करवा दूंगी। अब है गैर संस्थागत। गैर संस्थागत में क्या आते हैं, महाजन, साहूकार, कोई मित्र, जमींदार, व्यापारी, ये सारे हैं गैर संस्थागत। और स्वतंत्रता के समय से इन सारे की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट थी। फिर स्वतंत्रता के समय अपनी इन्होंने भूमिका निभाई, लेकिन कृषि वित्त के संस्थागत स्रोत में ज़्यादा भूमिका रही इसके बाद, जिसमें से हैं वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक और सहकारी बैंक। तो सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक का सबसे ज़्यादा योगदान होता है कृषि वित्त में, 69%। इसके बाद आते हैं सहकारी बैंक जो कि 17.5% योगदान देते हैं, और ग्रामीण बैंक जो हैं वो 13.5% योगदान देते हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक, क्योंकि इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
तो दो बैंक है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 1975 ईस्वी में हुई। और अब इस पे इम्पॉर्टेंट है पूंजी। तो इसमें 50% पूंजी जो है वो केंद्र सरकार की है, 35% पूंजी किसी वाणिज्यिक बैंक की और 15% पूंजी उस राज्य की है जिससे वो संबंधित है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। और ये ग्रामीण वित्त हेतु समर्पित संस्थान है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी स्थापना और पूंजी। इसके अलावा सहकारी बैंक। सहकारी बैंक में 3 स्तर के होते हैं। एक तो राज्य स्तर पे जो कि राज्य सहकारी बैंक हुए, जिला स्तर पे केंद्रीय सहकारी बैंक और स्थानीय स्तर पे प्राथमिक सहकारी बैंक। तो जो राज्य सरकारी बैंक के उपभोक्ता से सीधे जुड़ नहीं होते बल्कि शेष दोनों बैंक किस बैंकों का नियमन करते हैं और इनका पुनर्वित्त करते हैं, वो है समेन सहकारी बैंक। कृषि में दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा किया जाता है। जो मैंने आपको ऋण बताया है उसमें से जो दीर्घकालिक ऋण है वो कौन देता है, ये फॉरवर्ड लिंक का क्वेश्चन है, वो है भूमि विकास बैंक जो कि ऋण देता है। हो गए आपके 15 मिनट कंप्लीट और आपका कृषि टॉपिक कंप्लीट हो गया। बैक ईयर क्वेश्चन देखना होगा 25 ईयर्स का, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं 25 ईयर्स के सारे एग्जाम में पूछे गए कृषि टॉपिक से बैक ईयर क्वेश्चन आपसे शेयर कर दूंगी।